नमस्कार प्रिय छात्रों, मेरा नाम है अशोक अहलावत और मैं गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। हम अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको गहन, सरल और उच्च शिक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। कॉलेज में हमारे जो छात्र हैं उनको ज़्यादातर फोकस रहता है कि जो सिलेबस की उनकी पढ़ाई करवाई जाए, जैसे कि जो बच्चे बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीबीए के हैं, है ना, बीसीए बीकॉम वगैरह के बच्चे हैं, उनको उनकी तैयारी करवाई जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स को सिलेबस की तैयारी के साथ साथ उनको पढ़ाई, नौकरी की भी तैयारी करनी होती है। और उन्हीं छात्रों को हम अपने कॉलेज में जॉब की भी तैयारी करवाते हैं। हमारा एक प्रयोग शुरू हुआ था, उसमें हम उनको जॉब की भी तैयारी करवाते हैं। तो उन्हीं छात्रों का अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, तो हमने सोचा क्यों न इस क्लास का लाभ और बच्चों को भी दिया जाए, क्योंकि सभी बच्चे तो हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते और भी ऐसे बच्चे हैं जो दूर रहते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। तो हमने सोचा भाई जो हमारे सभी प्रिय छात्र हैं वो दिल्ली पुलिस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अभी तो 14 तारीख से जैसे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, दिवाली भी है, पढ़ाई भी करनी है और लगभग सबकी तैयारी हो चुकी होगी क्योंकि पेपर सर पे आ गया। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाने के लिए हमने भी सोचा कि हम भी एक छोटा सा एक प्रयास करें उन बच्चों की तैयारी का। जो अभी एग्ज़ाम जो पेपर होने वाला है उसमें आप सबको पता है, एक तो जीएस आएगा, एक कंप्यूटर का 10 नंबर का आएगा, 50 की जीके, 10 का कंप्यूटर, 25 की रीजनिंग और 15 का मैथ। तो जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की हुई है उनकी रीजनिंग ठीक हो जाएगी, सारे ठीक हो जाएगी, मैथ भी उनका लगभग सही हो जाएगा सारा। जो गेम चेंजर है, जो सबसे ज़्यादा गेम चेंजर है, वो रहेगी जीएस, क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, है ना, बहुत सारी चीज़ों को उसमें कवर करना पड़ता है। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी लगभग तैयारी तो हो चुकी होगी, है ना। तो हमने सोचा भी हम कुछ रिवीजन करवा दें बच्चों का, कुछ उनकी और तैयारी करवा दें, उनको कुछ लाभ हो जाए उनकी पढ़ाई में। एक तो सेंटर इतनी दूर आए हैं बच्चों के, है ना, नॉर्थ जो रीजन के बच्चे इतने दूर दूर सेंटर है कि सोच रहे कि जाए कि ना जाए। तो जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा तैयारी होती है उतना ही उसका जाने का मन करता है। बीच बीच में जो रहते हैं कि जाए ना जाए, खर्चा होगा, आना जाना, इतना टाइम खराब होगा। तो आप जम के तैयारी करें, पेपर पास करना है, सिवाय मेहनत करने के और कोई रास्ता नहीं है कि हम एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो हमारी एक छोटा सा प्रयास है कि हम आपकी तैयारी करवाएं, जिसमें जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो आपकी तैयारी है ही, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर पहले से आपको पता ही है तो अच्छे से अगर हम पढ़ें तो एग्ज़ाम पास करने की हमारी संभावना बढ़ जाएगी। तो जम के तैयारी करनी है, तो इसीलिए आज हमारी ये कक्षा हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको जीएस की तैयारी करवा रहे हैं। तो ये प्रिय बच्चों, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपके तैयारी शुरू करवाते हैं। तो देखो प्रिय बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। मतलब ये बताना है कि भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है जो जिसे वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा, सातवां, तीसरा, दूसरा। ये आसान क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है कि देखिए, अगर देखें तो हम दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो देखिए वो है रूस। ये रहा, है ना, ये देखो, ये दुनिया का एरिया वाइज ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो अगर एरिया में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। तो सेकंड नंबर पर जो देश आता है, तो दूसरे स्थान पर देश आता है, उसका नाम है कनाडा। कनाडा वैसे तो इतना ज़्यादा उसके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन ये देखिए ये इतने दूर दूर इसके द्वीप फैले हुए हैं कि उनको कवर करने में सीमा काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसके कारण कनाडा की जो एरिया वो बढ़ जाता है। और दुनिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन भी कनाडा की है। तो दूसरे स्थान पर है कनाडा। और जो तीसरे स्थान पर देखिए, तीसरे स्थान पर है अपना चाइना। ये रहा चीन, है ना, चीन तीसरे स्थान पर है ना।
और चौथे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ये देखो बच्चों, ये कनाडा के बिल्कुल नीचे एक देश है जिसका नाम है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पांचवा स्थान है वो है ब्राजील। ठीक है, एक देश है ब्राजील, आप लोगों को पता है, ये रहा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। ब्रिक्स का भी एक सदस्य है ब्राजील। ये ब्राजील दुनिया का पांचवा बड़ा देश। ब्राजील तो है वो आबादी में भी लगभग पांचवें पर है ना, और इसमें भी छठे स्थान पर। ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, तो छठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। और सातवें स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। ये रहा हमारा प्यारा भारत। सातवां दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है भारत का, सातवां बड़ा देश है। अच्छा, आठवां भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश बताएं तो ये फिर हम दक्षिणी अमेरिका में चलेंगे और ये एक देश है अर्जेंटीना। क्या नाम है इसका? अर्जेंटीना बच्चों, अर्जेंटीना आपको पता है लियोन मेसी का देश है, फुटबॉलर। तो अर्जेंटीना दुनिया का आठवां बड़ा देश है। अच्छा, नौवें देश के ऊपर हम पहुंचेंगे। ये देखिए प्यारा, ये है एक देश जो कैस्पियन सागर के जिसकी सीमा लगती है ना। इस देश का नाम है कजाकिस्तान। ये एक देश है, ये दुनिया का 9वां बड़ा देश है कजाकिस्तान। और 10वां दुनिया का बड़ा देश है अल्जीरिया। अब हम चले गए हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ये रहा देखिए, ये अल्जीरिया, ये दुनिया का 10वां बड़ा देश है और कहने अफ्रीका का भी सबसे बड़ा देश है। तो इसमें आंसर में हम देखें तो चौथे स्थान पर आ गया है ना। चौथे स्थान पर है यूएसए, सातवें पर है भारत है ना, तीसरे पर चीन है और दूसरे पर है कनाडा। तो इसका सही आंसर है भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। ये 10 देशों के नाम हैं इसमें दे रखे हैं, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है प्रिय बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? आपको पता है हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं भाई? ये देखिए, एक तो हो गया हमारा जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख है ना। ये पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको हमने लद्दाख में शामिल कर रखा है। एक हमारी चंडीगढ़ हो गई कैपिटल, एक हो गया दिल्ली, और ये दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो ये कहता है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बता दो आप हमें, है ना। छोटा आपसे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? सबसे बड़ा है जम्मू एंड कश्मीर है ना। जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा छोटा है। दूसरे स्थान पर है लद्दाख। अच्छा, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार। जब जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हमारे हैं वो एक राज्य थे, उस समय अंडमान निकोबार सबसे बड़ा था, लेकिन आज है अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर। अच्छा, चौथे स्थान पर इसके बाद क्या आ गया? देखो बच्चों, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अब हो गया हमारा दिल्ली। चौथे स्थान पर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद सबसे बड़ा है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनको मिला दिया गया है। दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अच्छा, छठे स्थान पर देखो, दादरा नगर हवेली हो गया, दिल्ली हो गया, अब बच गया अपना चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ये रहा चंडीगढ़ है ना। सातवें स्थान पर है पुडुचेरी है ना। ये देखिए पुडुचेरी भारत का
एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में जिसकी टेरिटरी है। पुडुचेरी खुद को मिला दे तो 4 हो जाएंगे। जैसे पुडुचेरी एक यहाँ पर है ना, है ना, ये रहा देखिए पुडुचेरी, है ना, ये पुडुचेरी यहाँ पर है। और एक इसका जो क्षेत्र है कराईकल, वो भी पुडुचेरी के अंडर आता है, वो नीचे तमिलनाडु में है। एक है माहे, माहे माहे का क्षेत्र एक एरिया है, शहर है, जो कि पुडुचेरी के ही प्रशासन के अंतर्गत आता है, वह केरल में। और एक है यनम, यनम भी पुडुचेरी के प्रशासन के अंदर आता है, जो कि है आंध्र प्रदेश में। तो इसे देखो, पुडुचेरी खुद पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, फिर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में भी इसके प्रशासनिक क्षेत्र है। तो इस तरह 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। और सबसे आखिर में हमारा कौन सा बच गया? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए, ये रहा लक्षद्वीप, है ना, ये लक्षद्वीप, ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आप जानते हो लक्षद्वीप है वो एक आइलैंड है, ये एक मूंगा आइलैंड है ना। ये एक ऐसे तो आइलैंड एक पहाड़ और उसके ऊपर एक द्वीप हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मूंगा आइलैंड है। और आपने पूछा सबसे छोटा, तो चंडीगढ़ नहीं है, लक्षद्वीप है ना। तो सबसे जो छोटा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा वो लक्षद्वीप। देखो इस तरह से क्वेश्चन को याद करने से फायदा क्या होता है कि अगली बार पूछ ले भाई सबसे बड़ा बता दो, है ना, तो बड़ा आपको पता ही है, छोटा दोबारा पूछ ले तो छोटा भी आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का जिक्र। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है। तो ये कह रहा कि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में इनमें से कौन कौन सा विषय, जैसे 4 विषय दे रखे हैं, ये युद्ध और शांति, रेलवे, प्रत्यर्पण, बाजार और मेले। तो ये कहता कि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची बताओ। तो देखो पहले तो 7वीं अनुसूची पढ़ता होना चाहिए। आपको पता है 7th जो हमारा 7वीं अनुसूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। हालांकि आज़ादी से पहले जो अंग्रेजों ने अधिनियम पास किए थे उनमें ऐसे विषय दे रखे थे, लेकिन हमारा जो ये प्रेरित है ये राज्य ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इसमें 3 सूची है भाई। कितनी सूची है? 3 सूची है ना। देखो पहली है संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची वो सूची है जिसमें कुछ विषय शामिल हैं, जैसे कि पहले 97 थे, अब 100 गए हैं। तो ये इन 100 विषयों पर अगर कानून बनेगा तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है, राज्य इसके ऊपर कानून नहीं बना सकते। फिर दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय शामिल है उन पर कानून बनाने का अधिकार है राज्यों को, ठीक है। तो 66 ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य कानून बना सकते। और तीसरी है समवर्ती कनकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर, है ना, दोनों केंद्र का सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। इसमें है ना 47 विषय, ठीक। तो संघ सूची में आपको पता है जैसे कौन से विषय शामिल है, जैसे बैंक, है ना, बैंक में केंद्र सरकार अंडर आएंगे। रक्षा, है ना, परमाणु ऊर्जा, है ना, संचार। तो ये ज्यादातर संघ के विषय हैं। राज्य सूची में आएंगे, राज्य सूची में वो ज्यादातर वो विषय आएंगे जो लोकल स्तर के हैं, है ना, जैसे कि, है ना, जैसे कि ये इसमें ऑप्शन में है, जैसे कि इसका ऑप्शन है बाजार और मेले, है ना। तो बाजार, अब बताओ केंद्र सरकार को इससे क्या मतलब, कौन बाजार संबंधित कैसे कानून आप बना रहे हैं, कब मेला वेले में क्या टैक्स लगाओ, कहाँ लगता है ना, ये बाजार मेले। या फिर, है ना, जेल से संबंधित, है ना, पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत होती है ना, स्वास्थ्य, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत होते हैं। अच्छा, समवर्ती सूची में जिसमें दोनों शामिल, दोनों कानून बना सके, जैसे कि इसमें एक शामिल है शिक्षा, है ना, एक राज्य का बोर्ड होता है, एक सीबीएसई अलग बोर्ड है ना। एक है आपराधिक प्रक्रिया, है ना, आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिक प्रक्रिया, है ना। एक कृषि भी ऐसा ही विषय है, दोनों कानून बना सकते।
तो इसमें हम देखें तो युद्ध और शांति ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। रेलवे भी किसी से प्रत्यर्पण की संधि करने तो राज्य तो नहीं करेगा, ये तो केंद्र सरकार का काम है। तो इसमें आएगा, इसका आंसर बाजार और मेले। तो ये 7वीं अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो संविधान है उसमें ये जो अनुच्छेद कुछ दिए गए उनमें कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित बताना है आपने। जो हमारा SC आयोग है उससे संबंधित कौन सा है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 338, है ना। आर्टिकल 300 जो 38 है वो अनुसूचित जाति से संबंधित है, ये इसका सही आंसर है। अनुसूचित जो जाति, हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसका काम है कि जो अनुसूचित जाति संबंधित व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए काम करना, उनको कुछ समस्या को शिकायत तो उसके निवारण के लिए काम करना। तो ये जो हमारा SC आयोग है ना, शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल 338 है ना, ये रहा 338 से ये संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आंसर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला जो हमारा जो पर्सन है वो कहता है कि हिस्ट्री से आया, जैसे पॉलिटी से 2 सवाल आए हुए थे, अब हिस्ट्री से एक सवाल आया है कि निम्नलिखित में से किसने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। आप बच्चों ने तैयारी जिसने करी उसको पता है कि तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 और एक हुआ था 1192। 1191 में हुआ, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तो गोरी इसमें हार गया, है ना, तो गोरी को इसमें हरा दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी फिर आया। जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, पहली जब लड़ाई हारी तो गोरी भाग रहा था, लेकिन आपको पता है कि हमारे जो राजा थे वो है ना, युद्ध भी लड़ते थे तो नियमों से लड़ते थे। तो उन्होंने सलाह दी, भाई ये भाग रहा है इसको मार दो वरना फिर से आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे शत्रु पर वार नहीं करते, भाग रहा है तो भागने दो इसको। लेकिन वो तो चालाक था, दोबारा फिर आ गया और फिर आके चौहान को उसने हरा दिया। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि नहीं, उसने हराया नहीं था, पृथ्वी चौहान को अंधा कर दिया था और चौहान ने बाद में शब्द बेदी बाण छोड़ उसको ऐसे मारा, ऐसा भी कुछ बातें चलती। लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और ये हराया था आपके मोहम्मद गोरी ने। बाद में मोहम्मद गोरी ने हराने के बाद 1206 में, है ना, अपने जीते हुए जो राजे थे दिल्ली वगैरह, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए और भारत में गुलाम वंश की नींव पड़ी। गुलाम वंश मतलब ये सारे गोरी लगभग गुलाम ही थे किसी न किसी के, ज्यादातर गोरी के। तो इसका आंसर है मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने है, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आपके सामने कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो देखिए बहमनी साम्राज्य जो है उसकी स्थापना हुई थी 1347 में, है ना, आज़ादी से 600 साल पहले 1300 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और ये भाई साहब इन्होंने की थी, इनका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह, है ना। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना में बहमनी किस में आ रहा है, एक तो इसमें बहमन आ रहा है और एक इसमें बहमनी आ रहा है ना। मोहम्मद बिन तुगलक तो तुगलक वंश का था, आपको पता है। मोहम्मद बिन तुगलक को, है ना, इसको बोलते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख राजा, पढ़ा लिखा मूर्ख मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं, क्योंकि इसने कुछ ऐसे कार्य किए, राजधानी बदलना, है ना, सांकेतिक सिक्के चलाना, दुआब में कर बढ़ाना, कुछ ऐसे कार्य करे जिसका प्रतिकूल असर पड़ा जनता पर और उसका कुछ लाभ होया नहीं, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। फिरोज शाह बहमनी जो था इसने विजयनगर
है ना, विजयनगर साम्राज्य। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। तो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे देवराय प्रथम। देवराय प्रथम, तो देवराय प्रथम को हराया था किसने? फिरोज शाह बेहमनी ने। और मीर जाफर, मीर जाफर का नाम तो आप सबने सुना होगा। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर कौन था आपको पता है? प्लासी का जब युद्ध हुआ 1757 में, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज कंपनी के बीच हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, लेकिन इसने गद्दारी कर ली और ये उधर लॉर्ड क्लाइव के साथ जा मिला। बाद में इसको कंपनी ने तरफ से नवाब भी बना दिया था मीर जाफर को, फिर हटा भी दिया। तो ये वही गद्दार मीर जाफर था। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन बेहमन शाह, बेहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत का है भाई, है ना, राउंड फिगर में पूछ रहा है। तो एग्जैक्ट आंसर है ए 2.4। तो भारत दुनिया का कितना प्रतिशत है? 2.4। एरिया क्षेत्रफल 2.4 है, जबकि भारत दुनिया के पास 17.5% दुनिया की पॉपुलेशन भारत के पास। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, पूरी दुनिया का अगर एरिया मिलाया जाए तो हमारे देश के पास कितना बांटा था? तो ये है 2.4 और जनसंख्या है 17.5। तो इसमें ये दो सवाल ही बनते, एक तो एरिया पूछ लेगा, है ना, और एक अगर क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 है ना वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है ना, ये भारत का क्षेत्रफल। एरिया है 2.4, 17.5 विश्व की जनसंख्या हमारे पास है, और एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर है, इसमें 2.4 नहीं लिख रखा, सीधा 2 रखा है, तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, साइंस के क्वेश्चन आया है हमारे सामने, है ना। तो इसमें लिख रखा है कि किस उपकरण बताना भैया आपने, किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। तो ऊष्मा का जिक्र आ रहा है तो आप लोग इसमें आइडिया लगा सकते हैं। इसका आंसर है कैलोरीमीटर। क्या आंसर है इसका? कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा को मापने के लिए। अच्छा, एक ये है सीलोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वो जो क्लाउड है, क्लाउड को ऊंचाई मापने के लिए, है ना, बादल की ऊंचाई मापने के लिए बेस लेवल से। तो बादल की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है प्रिय बच्चों? ये किया जाता है सीलोमीटर का। क्लिनोमीटर क्या है? कोण को मापने के लिए, है ना, कोण को मापने के लिए। ये है ना, बहुत सारे यंत्र आते हैं के बुक्स में कि भाई कि कौन सा किसके काम आता है। तो ये अगर हम पढ़ ले तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो क्लिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कोण को मापने के लिए। फिर है कलर, देखो क्लोरीमीटर, कलर कुछ कलर वलर का होगा। तो इसमें क्या होता है, कोई शुद्ध, है ना, किसी विलियन से परावर्तित जो है प्रकाश की मात्रा, है ना, विलियन की प्रकाश की मात्रा की तुलना की जाती है। किससे की जाती है? कोई शुद्ध विलियन है उससे प्रकाशित जो प्रकाश की मात्रा उससे तुलना की जाती है। तो इसको वर्णमात्री कहते हैं, क्लोरीमीटर। ठीक है, तो ये एक सवाल था। इसमें है कि ऊष्मा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर था कैलोरीमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया आ गया है भाई क्वेश्चन। जब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो कि वाष्पीकरण क्या होता है तो दिमाग में आता है कि वाष्पीकरण पता है नहीं पता है। कई बार ऑप्शन देखो, दर उठो, उसको कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो अच्छे से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ये कहता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक तो आपने ये देखना कि पूछा क्या है, कई बार पूछ लेता असत्य क्या है, हम धड़बड़ाहट में लगा देते हैं कि अच्छा सत्य ही पूछा हुआ लगा देते हैं, है ना। हालांकि सत्य ही पूछा है इसने। तो वाष्पीकरण क्या होता है? कॉमन सेंस हम बचपन से ही पढ़ रहे। वाष्पीकरण क्या होता है ना, वाष्पीकरण क्या होता है?
है ना, द्रव अवस्था ठोस अवस्था में से क्या कहता है, द्रव का ठोस में बदल जाना ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तरल अवस्था गैस अवस्था में स्थानांतरित हो जाती, हाँ ये इसका सही आंसर है बी, तरल अवस्था गैस अवस्था में। आपको पता है वाष्पीकरण के द्वारा जो जल है या जो कोई भी द्रव है वो वाटर वेपर या जल वाष्प में बदल जाता है, तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। तो ये तीन चीजें होती हैं, वही देखो, एक होता है वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण, एक होता है संघनन कंडेंसेशन, है ना, और एक होता है ऊर्ध्वपातन, है ना। आइए देखते हैं इनमें से ही, है ना कोई आपको फंसी जाएगा। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो तरल है ना, तरल किस में बदल जाएगा, तरल बदल जाएगा गैस में, ठीक है। संघनन, संघनन में क्या होता है, इसमें गैस तरल में बदल जाएगा। आपको पता है बादल बनने के लिए संघनन का होना आवश्यक होता है। और ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस, कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव में आए सीधा गैस बदल जाए, किस में बदल जाए, ठोस से सीधा गैस में, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये तीनों को अच्छे से याद कर लेना, इसमें हो सकता है कोई ना कोई एग्जाम में फंस जाए आपके, है ना। तो ऊर्ध्वपातन, संघनन और वाष्पीकरण, है ना। ये देखिए ये जल चक्कर इसमें समझाया गया है ना। वाष्पीकरण होता है ना, वाष्पीकरण समुद्र से होता है, पेड़ पौधों से, है ना, कई जगह से वाष्पीकरण होता है। फिर जो ऊपर जाता है तो संघनन से बादल बनते हैं और बारिश होती है। अगला क्वेश्चन हमारे जो सामने क्वेश्चन आ रहा है कि देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए राज्य का लोक सेवा की बात हो रही है ना। जैसे कि यूपी में यूपी पीएससी है, हरियाणा एचपीएससी है, हिमाचल में एचपीएससी है, राजस्थान में है ना राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो ये कहता है उसके सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों को किसके द्वारा निर्धारण किया जाएगा। तो आपको पता है ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, ये है ना राज्य लोक सेवा आयोग। तो जो भी संवैधानिक संस्थाएं होती है जो संविधान में दिए गए हैं, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि उनके जो भी कार्यकाल काम जो भी देखना होता है वो राज्यपाल देखता है ना। तो इसका आंसर क्या है, राज्यपाल, है ना। राज्यपाल का ही ये ड्यूटी लगाई गई है कि भाई वो लोक सेवा का जो भी सदस्यों की संख्या कितनी रखनी है, उनकी सेवा की शर्तें क्या क्या है, तो इन सब का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल का ये काम है। राज्यपाल आपको पता ही होता है, राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है ना, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। जबकि जो सरकार का जो मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री, है ना। सरकार का मुखिया कौन होता है, राज्य मुख्यमंत्री। लेकिन संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो होता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो इसका आंसर था राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हर साल खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है कि खेल दिवस किसके, खेल दिवस अगर मनाना भी हो तो इनसे अच्छा आदमी कौन हो सकता है, मेजर ध्यानचंद। तो भारत में राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जो जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। तो आपको पता है हमारा राष्ट्रीय खेल है ना हॉकी है ना। तो हॉकी में हमारे पास गौरव करने लायक बहुत सी चीज़ें, 8 ओलंपिक गोल्ड, है ना। अब की बार भी हॉकी में हमारा ओलंपिक पदक आया। तो हॉकी में जो जिस समय हॉकी हमारी अच्छी थी उसका सबसे मेन कारणों में एक था मेजर ध्यानचंद, जिनके जन्मदिन 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। आज देखो हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं हर खेल में, है ना। पैसा है और स्पोर्ट भी मिलते हैं माँ बाप। लेकिन ये इस समय हॉकी खेलते थे जिस समय हमारा देश गुलाम था, है ना। उस समय इन्होंने खेलना शुरू किया था। और 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक हो रहे थे तो हिटलर के सामने जर्मनी की टीम को फाइनल में हरा के भारत ने ओलंपिक गोल्ड जीता था। देखो कहाँ उस समय जर्मनी सुपर पावर था और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो
ऐसी प्रतिभावान खिलाड़ी थे हमारे मेजर ध्यानचंद। तो इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है अली अजी लामू, है ना। ये हमारे कुछ जो ट्रेडिशन कल्चर है उसके बहुत से सवाल एग्जाम में जरूर आएंगे, तो कोई वार त्यौहार है ना, ये जरूर याद कर लेना। अजी लामू, अजी लामू निम्न में किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार? अजी लामू, ये देखिए ये त्यौहार है भाई साहब अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग। तवांग में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो एक खास त्यौहार मनाती हैं जिसको बोलते हैं अजी लामू। इसको, है ना, इसको वहाँ की रामायण भी बोलते हैं, हिंदुओं की रामायण वहाँ पर। तो इसमें 5 पात्र होते हैं और ये एक तरह से लोक नृत्य है। ये देखिए इस तरह ये नृत्य किया जाता है अजी लामू। ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक लोक नृत्य है अजी लामू। ये वहाँ का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने पर जब आजादी मिली तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये आपको सवाल है। तो देखिए इसका आंसर है ना, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना आजाद, जे.बी. कृपलानी। नहीं, चारों में से इसका सही आंसर है जे.बी. कृपलानी, है ना। ये हमारे जे.बी. कृपलानी है जिनका पूरा नाम था जीवट राम भगवान दास कृपलानी। जीवट राम भगवान दास कृपलानी, है ना। इनको हम आचार्य कृपलानी भी बोलते हैं, है ना। तो ये जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना। तो मौलाना आज़ाद ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का इनके पास रिकॉर्ड है ना। सबसे कम उम्र में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, कब, कैसे बना या क्या क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी एक बार 1924 में, है ना, बेलगाम में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सिर्फ एक ही बार बने 1924 में। एक क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। देखो पहली महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट पहली अध्यक्ष थी। लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए तो भारतीय पहली थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी है। एनी बेसेंट है ना, आयरलैंड की रहने वाली थी, तो वो भी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और सरोजनी नायडू बनी थी। तो ये कांग्रेस के हो गए अध्यक्ष। क्वेश्चन इसका आचार्य कृपलानी। मुगल साम्राज्य से संबंधित सवाल अभी अगला। मुगल साम्राज्य, क्वेश्चन आया है कि मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस वस्त, 4 ऑप्शन है, किस वस्त शासन था? 1605 से 1627 या 1601 से 1629, 1600 से 1630 या 1603 से 1629। देखिए शुरू देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सबसे पहले शासन आया 1526 में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो 1526 से 1530 तक बाबर ने भारत पर शासन किया, है ना, दिल्ली पर शासन किया 1530 तक। 4 साल ही रहा, लड़ाइयों में ही लगा रहा। तो 1530 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद 1530 तक से 1556 तक, है ना, ये था बाबर, ऊपर वाला बाबर था। उसके बाद बना हुमायूं, है ना। हुमायूं भी क्या था, ये भी बीच के कुछ साल अफगान शासन रहा, इसमें शेरशाह सूरी का शासन रहा, है ना। उसके बाद फिर से इसमें वापस आया, ये हार कर हुमायूं चला गया था, लेकिन बाद में फिर से आया और फिर से दिल्ली पर कब्जा किया। तो 56 तक रहा। उसके बाद इसकी डेथ हो गई हुमायूं की
1556 में, तो अल्प आयु में ही 1556 में बने और 1605 तक रहे अकबर का शासन, है ना। 13 साल की आयु में ही अकबर बन गया था बादशाह, है ना। तो 1605 तक रहा अकबर। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर बना, तो 1605 से 1627 तक भारत पर शासन रहा सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से राजा बना था, है ना। जहांगीर का शासन रहा हमारे देश के ऊपर, है ना। 1627, उसके बाद 1627 या 1628 जो भी दे लो, खुर्रम, है ना। उसके बाद आया 1658 तक हमारे देश पर शासन रहा मुगलों में शाहजहां का, शाहजहां का शासन रहा 1658 तक। उसके बाद 1658 में शाहजहां की डेथ नहीं हुई, हालांकि डेथ हो गई, दूसरा राजा बन रहा था, बादशाह बन रहा था। 1658 में क्या हुआ, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया, ठीक है। तो 1658 से और 1707 तक, अपनी मृत्यु तक, औरंगजेब मुगल बादशाह रहा। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह रहा। तो ये इन सब का क्रम है। जागीर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एक तो ये आ सकता है कि भाई, एक तो आ गया है कि उसका शासन बताएं 1605 से 16, तो 16 से 27 ए इसका ऑप्शन है। एक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। दो मुगल साम्राज्य बादशाह ऐसे हुए हैं, एक तो ये जहांगीर और एक है बाबर। बाबर और जहांगीर ऐसे दो बादशाह हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, ठीक है। बाबर ने भी लिखी और इसने भी लिखी। बाबर ने तो बल्कि तुर्की में लिखी, जो उसकी मातृभाषा थी। जहांगीर ने लिखी, और दोनों ही ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका जो कह सकते हैं कब्र हमारे देश में नहीं है ना। जहांगीर की लाहौर में है, ठीक है। बाबर की काबुल में है, तो उनको वहाँ दफनाया गया था। तो पार्टीशन के बाद लाहौर चला गया पाकिस्तान में, तो इनकी कब्र है जहांगीर की उधर लाहौर में, और बाबर की हम कह सकते हैं काबुल में। और एक जो अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ, फिर क्वेश्चन आता है। अंतिम मुगल बादशाह हुए जी हमारे, अंतिम मुगल बादशाह हुए 1837 में से 1857 की क्रांति तक, है ना। उसके बाद उनको हटा दिया गया था, या 1858 कह लो। उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, है ना। उनको क्रांति में, है ना, क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने उनके पद से हटा लिया, उनको रंगून भेज दिया गया, है ना, म्यांमार की राजधानी। तो वहाँ पर उनकी बाद में 1862 में उनकी डेथ हो गई। तो ये सवाल था कि भाई जहांगीर का शासन काल आपसे पूछा गया है, और जहांगीर से रिलेटेड जो सवाल है कि चित्रकारी को बड़ा ही प्रोत्साहन, चित्रकार को बड़ा, चित्रकारिता को बड़ा प्रोत्साहन मिला जहांगीर के काल। जहांगीर खुद भी एक निपुण चित्रकार था, है ना। इसके काल में अच्छे अच्छे चित्रकार हुए हैं। तो ये क्वेश्चन था जहांगीर वाला। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यूएनओ से रिलेटेड है। देखिए अभी इजराइल का और जो हमास का है ना लड़ाई चल रही है आपस में। तो यूएनओ हमने इसीलिए बनाया था भाई, दो देशों के बीच आपस में कोई विवाद हो तो यूएनओ उसको रोक सके। लेकिन ऐसा लगता है कि यूएनओ उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि है ना दोनों ही पक्ष हैं वो इनकी ज़्यादा नहीं सुनते। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। सैम केम्बा कुटेजा एक ऑप्शन है, मोंगेस लाइकेटोप्ट, वोल्कन बोजकिर, पीटर थॉमसन। तो इसका आंसर है वोल्कन बोजकिर, ठीक है, 75वें संसद के अध्यक्ष। तो एक है यूनाइटेड नेशन से जो क्वेश्चन आपको बनता है, तो यूएनओ में कितने देश हैं भाई, है ना। एक क्वेश्चन बनता है यूएनओ में कितने देश, तो यूएनओ में 193 देश है, ठीक है। हालांकि 194 देश हो सकता है फिलिस्तीन, लेकिन क्या है फिलिस्तीन को केवल ऑब्जर्वर का दर्जा दे रखा, अभी उसको एक देश का दर्जा नहीं दे रखा। अभी करंट का सवाल हो सकता है एग्जाम में आपके आ जावे कि भाई फिलिस्तीन को क्या यूएनओ देश का दर्जा है, पूर्ण उसको देश का या मेंबर का सदस्य यूएनओ इसको नहीं दे रखा। यूएनओ में 193 देश है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, और भारत शुरू से ही इसका सदस्य है।
वर्तमान में जो पुर्तगाल के रहने वाले एंटोनियो गुटेरेस इस यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के रहने वाले एंटोनियो गुटेरेस इस समय यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो यूएनओ का ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है चापचरकूट उत्सव। अभी हमने पीछे पढ़ा था अजी वाला, है ना। तो अभी एक और आ गया, एक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, चापचरकूट। देखो ये फोटो रहा, ये फोटो देखकर आपको आइडिया लग गया हो। देखो ये बम्बू पे नाच रहे हैं पुरुष, है ना। ये मिजोरम का त्यौहार है भाई। किसका त्यौहार है, मिजोरम का। तो मिजोरम में जो आपको पता है जनजातियां रहती हैं, तो उनका अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति, तो अपना वार त्यौहार है। तो चापचरकूट एक त्यौहार है जो मिजोरम में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये विशेषतः झूम कृषि से संबंधित है। झूम कृषि को, है ना, झूम जो खेती होती है उसमें क्या किया जाता है कि एक पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और बाद में उनको छोड़ दिया जाता है आग जलाकर कि वो वहीं पर उनकी राख मिल जाए, और बाद में वहाँ पर खेती की जाती। ठीक है, इसको झूम खेती कहते हैं। क्योंकि ये बाद में क्या होता है कि अगर वहाँ पर खेती अच्छे से नहीं हो पाती, भूमि उपजाऊ नहीं रहती, तो उसको छोड़कर फिर नई जगह पर वो पेड़ काटो, फिर उनको जलाओ और खेती करो, तो ये किया जाता है। तो ये झूम कृषि से रिलेटेड है, चापचरकूट त्यौहार। तो ये मिजो जो जाति है, ये पुरुष और महिलाएं मिलकर ये बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लोग पहले पेड़ को काट देते हैं, है ना, फिर उसमें आग लगा देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि कब वो अच्छे से खेत तैयार हो। तो इस खुशी में कि बढ़िया खेत तैयार होगा, इस खुशी में ये एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है चापचरकूट त्यौहार। इसमें क्या होता है पता है, पुरुष जो मिजो होता है वो ऐसे बांस लेके बैठ जाता है और उसको ऐसे मारता है, आगे पीछे करता है, और जो महिलाएं होती हैं वो उस पर नृत्य करती हैं। तो इस तरह से दोनों का ये नृत्य किया जाता है, इसको बोलते हैं चापचर। ये मिजोरम में का नृत्य है। तो मिजोरम को आपको पता है मोलेसिस बेसिन कहते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मिजोरम के को क्या कहते हैं, मोलेसिस बेसिन, है ना। तो ये मिजोरम की जो मिजो जनजाति है उसके द्वारा मनाने वाला ये त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, साइंस से सवाल आया है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सब क्या है भाई, देखिए क्या है ये तीनों। देखो फोटो भी दिखा रहा हो आपको, ये सब है आइसोटोप। क्या कहते हैं इसको, आइसोटोप कहते हैं। तो इसका आंसर है बी। आइसोटोप या समस्थानिक वे तत्व होते हैं, है ना, जिनके क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उनको बोला जाता है आइसोटोप। तो प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है, ये आइसोटोप है। तो इसका जो सही आंसर क्या आना चाहिए, इसका सही आंसर आएगा बी, आइसोटोप से भाई। तो साइंस के जो सवाल हैं वो सवाल आप अच्छे से कर लेना, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो उसी में से आपका ये एक सवाल आया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भाई, फिल्म से रिलेटेड ऑस्कर वगैरह मिलते रहते हैं, भारत सरकार भी राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। तो ऑस्कर से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन, है ना, जो आपने देखा होगा फिल्म में हीरो, हीरोइन, आर्टिस्ट जो बाकी हैं वो जो कपड़े पहनते हैं वो डिजाइन होते हैं, वो कौन सा कैरेक्टर क्या कपड़े पहनेगा, है ना। तो उसी में पोशाक डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, किसी भी तरह से ऑस्कर मिलने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये थी हमारी भानु अथैया। ठीक है भाई, ए ऑप्शन दे रखा है भानु अथैया। ये देखो ऑस्कर के साथ इनकी फोटो लगी है। आपको पता है 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी, रिचर्ड एटनबरो, है ना, महात्मा गांधी के ऊपर फिल्म आई थी गांधी, है ना। रिचर्ड एटनबरो की इस फिल्म के डायरेक्टर थे, ब्रिटिश थे, रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने, है ना, बेन किंग्सले।
तो इन बेन किंग्सले को भी इसमें ऑस्कर मिला था भाई, बेस्ट एक्टिंग के लिए, इनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला। तो भानु अथैया को ड्रेस डिज़ाइन के लिए उसमें ऑस्कर मिला था। इसके अलावा भानु अथैया के अलावा भारतीयों में जो ऑस्कर मिला है उसमें रस है ना अपने AR रहमान है ना, AR रहमान को मिला है ना। उनका जो गाना था जे ओ गुलजार साहब ने लिखा है, उस गाने के लिए भी इनको 2 ऑस्कर मिले थे। ठीक है, इसके अलावा 3 भारतीय फिल्में हैं जो अंतिम 5 तक पहुंची हैं, है ना। एक फिल्म थी हमारी मदर इंडिया, 1957 में ये फिल्म आई थी। ये फिल्म अंतिम 5 तक पहुंची थी, नामांकन मिला था। मदर इंडिया के अलावा 1988 में एक फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे, मीरा नायर की ये फिल्म थी, 1988 में आई थी। और अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोगों को पता है, तो क्रिकेट की एक फिल्म थी लगान, जो 2001 में आई थी। ये फिल्म अंतिम 5 फिल्मों की दौड़ में शामिल होने वाली फिल्म थी, जो उसकी दौड़ में अंतिम 5 तक पहुंची थी। तो ये ऑस्कर से रिलेटेड एक सवाल था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश उपनिवेश शासन से लड़ते हुए मर गई थी? ठीक है, तो इसमें देखिए आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें रानी लक्ष्मीबाई भी अपना योगदान दे रही थी। तो 1858 में, 57 की क्रांति के बाद 1858 में, तो 18 जून का वो दिन था 1858 को, है ना, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ाई लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई थी, है ना। क्वेश्चन आएगा कौन था, है ना, ह्यूरोज, जनरल जो ह्यूरोज है उनसे इनकी लड़ाई चल रही थी और उनसे ही ये अपनी लड़ाई करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो 18 जून 1858 की वो घटना है। अब क्वेश्चन ये आ गया है, मान लो एग्जाम में, कि वो उनकी कब शहीद हुई थी 1858 में, तो जनरल ह्यूरोज थे, है ना। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की जो वीर गति प्राप्त हुई, बाद में उन्होंने कहा था भाई सभी जो उस समय मर्द लड़ रहे थे उसमें सभी जो मतलब क्रांतिकारी लड़ रहे थे उसमें एक ही मर्द थी और वो थी रानी लक्ष्मीबाई। तो इनके बारे में उन्होंने ऐसा बोला था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो देखिए नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। तो देखिए इसका सही आंसर है ए नर्मदा। महानदी, है ना, ए नर्मदा नदी इससे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये अमरकंटक और ये इससे ये नर्मदा नदी से निकलती। ठीक है, उसके अलावा आप देखो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई से ये निकलती है। इसके अलावा कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती। उसके अलावा महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नर्मदा नदी ऐसे निकलती है। नर्मदा नदी पर ही हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और ये नदी बाद में इधर देखो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी की एक खासियत बात है कि एक तो इस पर धुआंधार जलप्रपात है, बड़ा फेमस जलप्रपात है ना, धुआंधार जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों पर जब नर्मदा नदी बहती है तो बड़ा ही सुंदर जलप्रपात नजर आता है जिसका नाम है धुआंधार। और एक ये जो नदियां हैं दोनों, नर्मदा और ताप्ती, है ना, ये अरब सागर में गिरती है। इन दोनों नदियों की खासियत है कि ये है ना डेल्टा नहीं बनाती। नदी नॉर्मली डेल्टा बनाती है, लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? जवार नदमुख, है ना। तो ये जवार नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी नदी है डेल्टा नहीं बनाती, जवार नदमुख बनाती है, उसका नाम है नर्मदा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग से अनुच्छेद 32 संबंधित है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, पॉलिटी का क्वेश्चन है कि किस भाग से बताना आपको। अनुच्छेद 32 संबंधित है।
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आर्टिकल 32। तो जो देखते क्या है, देखो भाग 1 में क्या, भाग 1 में है ना संघ व राज्य, भारत के राज्यों के नाम व संघ इसमें शामिल है, ठीक है। फिर भाग 2, भाग 2 में क्या है भाई, भाग 2 में है नागरिकता, ये नागरिकता है। और भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भाग 3 में है ना 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक में 32 आ गया, तो इसका आंसर आएगा भाग 3, ठीक है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है भाई, ठीक है, संविधान की आत्मा का है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं या उनको ब्रीच किया जा रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये ताकत मिली हमें आर्टिकल 32 के थे। तो ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, अगर आप मुझसे कोई पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे संविधान का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 32, है ना। इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। खुद इन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 भाग 3 में है, और भाग 4 में है डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व 36 से 51, आर्टिकल 36 से आर्टिकल तक डीपीएसपी है संवैधानिक। ये हमारे संविधान के 4 भाग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध गंगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया भाई, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है ना। तो ये देखो सारी सहायक नदियां हैं, ये आएगा कृष्णा, है ना, कृष्णा की सहायक नदी है भाई। तो कृष्णा नदी है ना दक्षिण भारत में बहती है, उसकी बहुत सारी और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये देखो ये दे रखा है यहाँ पे, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, एक मूसी, मूसी हैदराबाद है ना, मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी है। एक कोयना, कोयना भी कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा, वैसे याद रखना भगवान कृष्ण और अर्जुन भीम ऐसे कुछ रिलेट कर लेना, भीमा सहायक नदी है। और घाटप्रभा और मालप्रभा, घाटप्रभा और मालप्रभा भी ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, ये दोनों भी कृष्णा की सहायक नदियां। तो दूध गंगा किसकी सहायक नदी हुई, दूध गंगा सहायक नदी हुई कृष्णा की। तो ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड एक सवाल आया है कि देखिए सील करने योग्य या खुले कांच के कंटेनर में मिट्टी और पौधे होते हैं। देखो ये फोटो से नजर आ रहा है, सील करने वाला खुले कांच के कंटेनर पौधे होते हैं जिन्हें रखरखाव के लिए खोला जा सकता है और पौधों को अंदर तक पहुंचने के लिए क्या कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि ये देखिए ये एक छोटा सा अंदर पर्यावरण सा बना रखा है पेड़ पौधे, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, इसका आंसर हो गया ओस्मिटेरियम, प्लूडेरियम, रिपेरियम या टेरारियम। तो इसका आंसर है टेरारियम, है ना। ये इस तरह से होता है कि हम इसको खोल भी सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं, है ना, और बाहर से इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये पूछा इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं टेरारियम, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, है ना, टेरारियम, टेरारियम इसको कहते हैं, टेरारियम, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अब है मैरी कॉम, आप सब लोग मैरी कॉम से परिचित होंगे, है ना। खेल से संबंधित सवाल आया है कि जो मैरी कॉम है वो कौन सा खेल खेलती। देखिए मैरी कॉम फोटो है, 8 बार की विश्व विजेता मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है ना। तो क्वेश्चन आया कि मैरी कॉम 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, वह इनमें से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, तैराकी। आपको पता है मुक्केबाजी, ठीक है। तो मैं 8 बार विश्व विजेता है मैरी कॉम, ठीक है। और ये मणिपुर राज्य की रहने वाली है ना। आपको पता है प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म भी बनी थी मैरी कॉम पर, जिन्होंने प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम की भूमिका निभाई थी। तो मैरी कॉम है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड करती है। अगला क्वेश्चन, ये फिर से एक भाई पर्यावरण से रिलेटेड सवाल है कि मछली के अधिक उत्पादन, मछली के अधिक उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए जो कृषि उसको क्या कहते हैं, तो उसको
क्या कहते हैं बताओ भाई? बायोफ्लो कहेंगे, तालाब मछली, है ना, रिस्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम या बायोफिल्म। तो देखो ये पूछा है कि ये क्या है, तो ये है बायोफ्लोक, इसका आंसर होगा बायोफ्लोक। ये कहता है मछली के अधिक उत्पादन करना हो तो एक पर्यावरण में सुधार करना है, तो इस तरह से ये टब बनाए जाते हैं जिसमें फिर बाद में मछलियों को इसमें पाला जाता है। देखो ये इस तरह से मछलियों को पाला जाता है, तो इसको कहा जाता है बायोफ्लोक। तालाब मछली आपको पता है, तालाब होता है, कृत्रिम रूप से तालाब बनाया जाता है, उसमें मछलियों को पाला जाता है, तो उसे तालाब मछली कहते हैं। दूसरा क्या है? रिस्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें क्या होता है? पानी का पुनः प्रयोग, है ना, जो पानी उसमें प्रयोग होता है उसका दोबारा से मछली जो पालते हैं उसको दोबारा से उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। और बायोफिल्म में क्या होता है कि सतह से, है ना, सतह से जुड़ी कोई कोशिकाएं होती हैं, है ना, उनका एक मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स होता है, उसे कहते हैं बायोफिल्म। तो ये इसका आंसर है बायोफ्लोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? देखिए जब हमारा संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन अगले ही साल 1951 में संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था भूमि सुधार। उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी वो उसने वादा किया था कि हम जमींदारी सिस्टम को खत्म कर देंगे, तो भूमि सुधार कर रही थी। लेकिन उस समय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अब तो मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। तो मौलिक अधिकार था, तो बहुत सारे जो जमींदार थे वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की, भैया तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संपत्ति का अधिकार। तो भारत सरकार ने उस समय क्या किया, एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी। तो 9वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, जिसको 1951 में किया गया, ये जिसको पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। तो ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ ये हुआ 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने के लिए, भूमि सुधार को लागू करना था। और इसी पर एक किताब है बड़ी अच्छी है, त्रिपुर दमन सिंह ने लिखी है, वे 16 दिन, ठीक है, वे 16 दिन किताब है, एक 16 स्टॉर्मिंग डेज ऐसे कुछ नाम से इंग्लिश में भी आती है शायद, ये वो 16 दिन, ये इस त्रिपुर दमन सिंह किताब है जो कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ उसके ऊपर किताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफी से अगला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए पेरूमल है, डोडा बेटा है, मंदराऊ और अनाईमुड्डी। तो इसका सही आंसर अनाईमुड्डी, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित केरल में, है ना, एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके अंदर ये स्थित है, जिसका नाम है अनाईमुदी। अनाईमुदी है वो एक मलयालम भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हाथी के बाल। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है भाई, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए ये रही, है ना, ये केरल है, ये है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और ये है अनाईमुदी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे अब की बार पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जी ये है K2 शिखर, K2 शिखर, ठीक है, या इसको बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन, ठीक है, इसको बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, यह है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी, एक होता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो गोडविन ऑस्टिन है वो क्या है, हिमालय से भी एक पुराना पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ये तो कराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है और कराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय से पुरानी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि K2 शिखर है वो हिमालय पर नहीं है।
तो हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? तो उसका सही जवाब है, ये है हमारी कंचनजंगा। ठीक है, तो ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। तो ये होगी तीनों चोटियां, है ना, साउथ की होगी, पूरे भारत की होगी और कंचनजंगा होगी। अच्छा, निम्नलिखित में से पॉलिटिकल साइंस का सवाल आया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति? तो बेसिकली ये जो आपसे पूछना चाहता है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास है न्यायिक समीक्षा का अधिकार, है ना, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, देखिए जब हम, क्या होता है कि शक्तियों का जब विभाजन की बात की जाती है तो अमेरिका में क्या है कि शक्तियों का पूर्णतः विभाजन है। ठीक है ना, वहाँ पर संसद की भी अपनी शक्ति है, न्यायपालिका की भी अपनी शक्ति है, तो वहाँ पर उनका अलग सिस्टम है। इंग्लैंड का अपना अलग सिस्टम है, वहाँ पर संसद की ज़्यादा चलती है ना, अमेरिका में न्यायपालिका की चलती है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने के बीच का रास्ता अपनाया। तो उन्होंने पूछा भाई संसद सर्वोपरि है कि न्यायपालिका सर्वोपरि है? तो उन्होंने कहा नहीं, संविधान सर्वोपरि है। यानी कि भारत में सबसे सर्वोपरि कौन है? संविधान। संविधान ही संसद को ताकत देता है। संविधान संसद को कहता है कि भी आप कोई भी विषय पर कानून बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। लेकिन न्यायपालिका को भी ये पावर दे रखी है, संविधान ने शक्ति दे रखी है कि संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून की वो संवैधानिक जांच कर सकता है, क्या ये जो भी संविधान में जो भी विधि बनाई गई है क्या ये संविधान के अनुसार सही है गलत। तो इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 137 के तहत ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारतीय उसको भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है कि वो संसद द्वारा पारित किसी भी विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर उसे वो लगता है कि भाई ये संविधान के विरुद्ध कोई काम हो रहा है या कोई बात है तो उसको वो रद्द भी कर सकता है। तो ये आएगा आर्टिकल 137 में। ठीक है, आर्टिकल 137 के तहत ये आएगा। फिर है, देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है जवाहरलाल नेहरू यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है कि देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? देखिए लाहौर अधिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाहौर आपको पता है आज तो पाकिस्तान में है, तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन तो ये हुआ था 1929 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा पहली बात तो 1929। तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने, रावी नदी के किनारे पर है पहली बात तो ये है, तो वहाँ पर लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। इससे पहले क्या है कि हमारा लक्ष्य था कि अंग्रेजों से कुछ रियायत ले लें या कुछ हम संवैधानिक सुधार कर दें, लेकिन अब हमने सारा काम छोड़ के, तो ये जब है ना लाहौर में जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, तो वहाँ पर कांग्रेस ने अब अपना लक्ष्य क्या घोषित किया? संपूर्ण आज़ादी। अब हमें आज़ादी से नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो इसी और यहाँ पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया है ना, ये दिसंबर के आखिरी 3 दिन चलता था अधिवेशन। तो इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कांग्रेस के अधिवेशन में कि आने वाली 26 जनवरी को, है ना, उस समय आने वाली 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, है ना, एक सांकेतिक 26 जनवरी 1930 को।
तो ये प्रस्ताव भी उस समय पास किया गया। और 26 जनवरी का महत्व वहीं से है। अब देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो आज़ादी की डेट आई 15 अगस्त, लेकिन 26 जनवरी का जो हमारे लिए एक महत्व था, इसी महत्व को बनाए रखने के लिए हमने जो हमारा संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन हमने इसको कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को, ताकि 26 जनवरी का महत्व रहे, क्योंकि 26 जनवरी का हमारे लिए, क्योंकि 26 जनवरी का हमारे लिए बहुत ही महत्व, हमारे लिए बहुत ही महत्व। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी उसमें अध्यक्ष बने थे लाहौर अधिवेशन में, और जहाँ पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ज्योग्राफी से है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन के कारण कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है? देखिए, ये जो मृदा है, मृदा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप याद रखिए, जब ज्यादा बारिश हो, ज्यादा जहाँ बारिश होती है यानी कि उष्ण और आर्द्र, तो वहां पर निक्षालन होता है। निक्षालन के कारण क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ऊपरी परत से, मिट्टी की ऊपरी परत से खनिज है ना, वो बहकर चले जाएंगे, पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। ठीक, ऊपरी परत से बहकर चले गए, तो उसके बाद जो मृदा बचती है उसी को कहते हैं लैटराइट मृदा। तो इसका आंसर है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा ज़्यादा बारिश वाले गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है, तो बारिश के कारण है ना, इस मिट्टी से खनिज बहकर निकल जाएंगे और ये लैटराइट मिट्टी बिछती है। इसके अलावा जो मृदाएं इसमें दे रखी हैं, जैसे कि पीली मृदी, ये वन प्रदेश में पाई जाती है भाई, वन प्रदेश, वनों के पेड़ के मिट्टी नीचे पाई जाती है। और काली मृदा क्या होती है? ये है लावा। लावा से बनी मृदा है ना। लावा आपको पता है, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, तो लावा क्या होता है, धीरे धीरे टूट फूट हो जाती है, तो उससे काली मृदा प्राप्त होती है, जिससे है ना ब्लैक सोइल कहते हैं। काली मिट्टी कपास के लिए उपजाऊ होती है। फिर लाल है ना, लाल मृदा भी मिलती है। ये उष्ण व आर्द्र प्रदेशों में लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वित्त विधेयक, पॉलिटिकल साइंस से सवाल आ रहा है कि वित्त विधेयक फाइनेंस बिल केवल पेश किया जा सकता है, तो वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? क्या ये राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड में, लोकसभा में, या रिजर्व बैंक में? तो वित्त विधेयक आपको पता है, वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, ठीक है ना। भारतीय संविधान कहता है कि आर्टिकल 110 में मनी बिल का जिक्र है, धन विधेयक है ना, उसी में एक वित्त विधेयक का भी जिक्र है ना। जो वित्त विधेयक होता है वो धन विधेयक ही होता है, तो इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और अगर ये बिल जो वित्त विधेयक अगर ये पास नहीं होता है, तो इसे सरकार के खिलाफ अविश्वास माना जाएगा और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर ये, क्योंकि सरकार ही लेके आती है, तो ये वित्त विधेयक पास हो जाता है। तो ये आर्टिकल 110 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन भाई आ रहा है, ब्रह्मांड से रिलेटेड सवाल आ रहा है। ये कहता है कि आपके जो निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर, सबसे ज्यादा और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो देखिए, जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें कई तरह की गैसें मिलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे हल्की गैस, तो ये हल्की से ही समझ आना चाहिए था, तो ये है हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर क्या? हाइड्रोजन है ना। ऑक्सीजन तो आपको पता है जीवनदायिनी गैस है ना। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलती है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन है दूसरे स्थान पर, है ना। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है पृथ्वी पर वो है नाइट्रोजन, है ना, और उसके बाद है ऑक्सीजन, है ना, और तीसरी है ऑर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और चौथे स्थान पर है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये पहली 4 गैस हैं भाई, एग्जाम में पूछ सकता आपसे ABCD में लगाओ या ऐसे लगाओ। तो ये 4 गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 और ये है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस है और ये सबसे ज़्यादा भी मिलती है ना। नाइट्रोजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करने में हमें मदद करती है नाइट्रोजन, क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो आग पर काबू पाने में दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन भाई इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में, है ना, बाजार पूछ रहा है आपसे कौन से बाजार है, उसमें एक तो खरीदार, खरीदने वाले और बेचने वाले, मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्था, यानी कि कोई संस्था हो या व्यक्ति हो खरीदने बेचने वाला हो, वो बॉन्ड और स्टॉक जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों को संलग्न करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ये जो बॉन्ड है, स्टॉक है, इसका जो खरीदना बेचना ये कहाँ होता है। तो देखिए कहाँ होता होगा, पूंजी बाजार में होता है ना। पूंजी बाजार, पैसे में ही उसमें कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, तो ये सारा काम होता है कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार में सारा काम होता है। मुद्रा बाजार में ज़्यादातर होता है कि 1 साल से कम के लिए किसी को अगर लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये सारा मुद्रा बाजार में काम होता है। अच्छा, विदेशी मुद्रा बाजार में क्या होता है, विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री विदेशी मुद्रा बाजार में होता है। और घरेलू बाजार होता है जो कि किसी देश की सीमाओं के अंदर जो बाजार होता है उसको घरेलू बाजार कहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा पूंजी बाजार, है ना। पूंजी बाजार में ही खरीदार व विक्रेता, इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये किसी भी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं या फिर कोई स्टॉक है उसका खरीद या बेच का काम करते हैं। ये सारा काम पूंजी बाजार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री से सवाल आ रहा है भाई सम्राट अशोक के बारे में, है ना। मौर्य सम्राट अशोक के बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि वंशी पूछा है कि सम्राट अशोक किस राजवंश के राजा थे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूछा है कि सम्राट अशोक किस वंश के राजा थे, तो ये इसका सही आंसर है मौर्य वंश। तो देखो मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार बना और उसके बाद बना अशोक। अशोक तीसरे नंबर पर था, है ना, तीसरे मौर्य साम्राज्य में था, तीसरे नंबर का राजा था। उसके बाद नंद वंश, मौर्यों से पहले नंद वंश का राजा था, तो इसका था, है ना, मौर्य से पहले नंद वंश का राजा, नंद वंश का शासन था। घनानंद को हराकर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद, ये इसने इसकी स्थापना की थी। सुंगमित्र, पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। और गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। तो ये चारों आपके सामने हैं। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी और महापद्म नंद ने नंद वंश की, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने हो रहा है विशु, ये फिर से त्योहार आया है एक। विशु जो त्योहार है किस राज्य के त्योहारों में से एक है। विशु, विश करें तो ये त्योहार है केरल का, है ना। तो ये केरल में जो रहने वाले लोग हैं ये एक त्योहार मनाती हैं जिसका नाम है विशु त्योहार। तो केरल में ज़्यादातर, है ना, मलयालम भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, है ना, मलयालम बोलते हैं वहाँ पर। तो ये एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है विशु। एक तरह से ये उनके नव वर्ष का दिन होता है जिसमें ये त्यौहार मनाते हैं विशु, नव वर्ष का त्यौहार जिसका नाम है विशु। केरल में ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया है कि एक फिर स्थान है विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का एक संग्रह है जो समान जलवायु परिस्थिति, देखिए समान जलवायु परिस्थितियों को साझा करता है। कि चट्टान का, देखो चट्टान का ऐसे तो क्या मतलब है चट्टान का, तो चट्टान तो नहीं होना चाहिए। लैगून क्या होता है, लैगून होता है समुद्र के किनारे एक खारे पानी की झील,
खारी झील बोल सकते हैं, समुद्र के किनारे मिलती है खारी झील। अच्छा, जैव क्षेत्र बायोस्फीयर, तो इसका सही आंसर है बायोस्फीयर, जहां पर जीवन होता है बायोस्फीयर। और वनस्पति पेड़ पौधे आपको पता है, देखिए ये होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, एक विशेष जलवायु होती है ना, जिसमें ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये लिथोस्फेयर जिसमें जीव है, ये हाइड्रोस्फेयर, तो जहां पर ज्यादातर जीवन मिलता है उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये आपसे ही पूछ रहा था कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो इसका सही आंसर आएगा बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन आया है पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए उनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए सम्मान प्रशिक्षकों को, यानी कि एक तरह से कोच को लगा लो आप, कोच को दिया जाता है कि आपने इतना अच्छा खिलाड़ी तैयार किया, इतना देश का नाम रोशन किया, तो खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार मिलता है। देखिए कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, कोई भी खिलाड़ी, तो भारत सरकार उसको देती है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार देती है उसको, अर्जुन पुरस्कार। और ज्यादा अच्छा करे, है ना, और ज्यादा अच्छा करे तो उसको मेजर ध्यानचंद, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार उसको सरकार देती है। तो जो कोच है, देखो फोटो में लग रहा है, तो कोच को कौन सा पुरस्कार देगी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये 1985 में शुरू किया गया था और इसके अंदर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा कोच होता है, खिलाड़ी तैयार करता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अच्छे प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया। देखिए आपको पता है भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, कैबिनेट कमीशन जो भारत आया था उसकी सिफारिश पर संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और संविधान सभा की स्थापना, ये देखो ये फोटो लगा संविधान सभा का। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था। क्या है इसमें 26 नवंबर, ये इसका सही आंसर 26 नवंबर 1949 को। कुछ अनुच्छेद तो उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन बाकी संविधान को लागू नहीं किया गया। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। आपको पता भी मैंने बताया था कि क्योंकि 26 जनवरी का हमारे लिए एक विशेष महत्व है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, है ना, 26 जनवरी 1930 को हमने पूरे देश में आज़ादी का दिन मनाया था, है ना, कि हम एक दिन आज़ादी जरूर पाके रहेंगे। तो 26 जनवरी का तभी से हमारे लिए महत्व था। तो बाद में जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमने निर्णय लिया कि हम इसको 26 जनवरी को लागू करेंगे, ताकि 26 जनवरी का जो हमारे लिए महत्व है वो महत्व उसका बरकरार है। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, जबकि बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। 46 नहीं है, 49 है ना, अंगीकार किया लिख रखा है, तो अंगीकार में हम लिखेंगे 26 नवंबर 1949। इसीलिए आप देखो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगला सवाल है पृथ्वी का वायुमंडल, यानी कि ज्योग्राफी का ये सवाल आ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उपयोग से नष्ट हो सकती है। तो सीधी सी बात है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको नुकसान पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। किसको, ओजोन को, है ना। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नष्ट हो सकती है, तो इसका सही आंसर आएगा ओजोन। आप सबको पता है कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें कई परतें मिलती हैं, जिसमें है ना ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर।
तो इसी में जो एक है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि सप्ताह मंडल, तो ओजोन जो गैस है ना, वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। तो ये काम क्या है जी ओजोन का? तो ओजोन गैस है वो सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगर ये पैरा बैंगनी किरणें धरातल पर आएंगी तो स्किन कैंसर और तरह की कई समस्याएं पैदा करेंगी। तो ओजोन जो गैस है एक फिल्टर की तरह व्यवहार करती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगर ये ओजोन गैस नहीं होगी तो समस्याएं होंगी। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये ज़्यादातर फ्रीज वगैरह इसी जो हम चलाते हैं उनसे ये ज़्यादा निकलता है, तो ये ओजोन को नुकसान पहुंचाता है ना। और आपको पता है ओजोन छिद्र मिला है, न्यूज़ में आता रहता है कि ओजोन छिद्र मिला है। तो ये अंटार्कटिका जो हमारा महाद्वीप है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर ओजोन छिद्र पाया जाता है। तो ओजोन गैस इसके लिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में सभी देशों ने मिलकर ये तय किया कि हम ओजोन को बचाएंगे। इसलिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक मीटिंग हुई और सभी देशों ने एक मत से कहा कि हम ओजोन को बचाएंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से। तो ओजोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आएगा, एक तो ये आएगा कि ओजोन किस मंडल में मिलता है। आपको पता है ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। छिद्र का मिला जी अंटार्कटिका में मिला। ओजोन से संबंधित कोई संरक्षण से संबंधित कोई ये क्या कहते हैं प्रोटोकॉल, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये अगला क्वेश्चन है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। फिर ज्योग्राफी से सवाल आया है। तो ये कहता है कि जो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये फोटो में भी आपको दिखाया गया है कि भारत में, पूर्वी भारत में एक पहाड़ी श्रृंखला है पूर्वी घाट, है ना। तो पूर्वी घाट का जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ियाँ मिलती हैं जिसका नाम है नल्ला मल्ला। ठीक है, नल्ला माला पहाड़ियाँ। ये देखिए ये जो साउथ भारत है ना, ये देखो ये है नल्ला माला हिल्स, है ना, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स। तो ये सारी जो हिल्स हैं ये सब आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। तो क्वेश्चन आया था कि नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ कहाँ है, तो इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश, है ना। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 1 जून 2014 से अलग अलग राज्य हैं। और आंध्र प्रदेश की पहले तो कैपिटल हैदराबाद थी, लेकिन अब इसको कैपिटल इसकी बनाई है अमरावती, है ना। अमरावती इसकी राजधानी तैयार होनी। तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, है ना, येरी, है ना, वेनुकोंडा, पालकोंडा, ये सारी जो पहाड़ियाँ ही मिलती, पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये आंध्र प्रदेश में मिलती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीति यानी कि है ना मॉनेटरी पॉलिसी तैयार कौन करेगा जी? कौन करेगा? आरबीआई करेगा। बिल्कुल इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के कई काम है, एक ना, एक तो मौद्रिक नीति तैयार करना भाई हमारे देश की, है ना, मौद्रिक नीति तैयार करना, है ना। एक तो महंगाई को नियंत्रित रखना, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है उसको घटा बढ़ा करके कुछ महंगाई को कंट्रोल करना। तो इसका सही आंसर है मौद्रिक नीति को तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है मौद्रिक नीति तैयार करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भाई रामचरितमानस किसने लिखा? क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महाकवि रामचरितमानस के रचयिता है? तो आप सबको पता ही है रामचरितमानस किसने लिखा है। तो रामचरितमानस लिखा है जी हमारे तुलसीदास जी ने। आप देखो, है ना, आजकल के हमारे पास इंटरनेट सुविधा है ना, ई बुक है, एक इंटरनेट के कारण, है ना, छोटे से डिवाइस में ही, है ना, किंडल लगा लो या मोबाइल में सारी बुक्स आ जाते हैं। फिर भी हम पढ़ने की जो लोगों में रुचि है उतनी नहीं है। जबकि उस समय देखिए तुलसीदास जी ने, है ना, रामायण से प्रेरित होकर इतनी बढ़िया रामचरितमानस हमारे लिए लिखी। तो इसमें और है एक वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, आप सबको पता है
है ना। हमारे ऋषि मुनि, है ना, इतनी महाकाव्य हमारे लिए लिख के गए हैं कि हमें तो प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी सदियों से ही हमारे यहाँ पठन पाठन और लिखने का काम जारी है कि हम भी कुछ ऐसा कुछ अच्छा लिखें जो आने वाली पीढ़ियाँ भी उस पर गर्व करें। तो जो वाल्मीकि जी ने रामायण हमें दी, जिसमें भगवान राम का एक चरित्र है। वेद व्यास जी ने महाभारत दिया। वेद व्यास जी ने क्या लिखा? महाभारत। देखो तो रामायण और महाभारत दोनों ही हमारे संस्कृति का, हमारे देश के, हमारे जो कल्चर है उसका अहम हिस्सा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखी? रामचरित मानस। तो रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। अच्छा, भरत मुनि ने क्या लिखा? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। तो ये इसका आपका एक क्वेश्चन था। किस वर्ष, हिस्ट्री का सवाल आ रहा है कि भी आपके सामने, क्रिप्स मिशन, है ना, आपको पता ही है क्रिप्स मिशन को भारत में कब भेजा गया? सर रिचर्ड स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह का सहयोग प्राप्त करने के लिए कब भेजा गया था? तो देखो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर 1942। देखिए वर्ल्ड वार 2 चल रहा था भाई, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, ठीक है। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, है ना, एक तरफ थे, है ना, दूरी राष्ट्र। तो अंग्रेजों ने क्या था, जर्मनी और जर्मनी इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा भाई भारतीयों का भी इसमें सहयोग लिया जाए, सेकेंड वर्ल्ड वार। लेकिन भाई हमें क्या मतलब है, लड़ो तुम। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को भी इसमें मनाने के लिए आप भी हमारा साथ दो कांग्रेस को, तो क्रिप्स को भारत भेजा, ठीक, अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 में, है ना, क्रिप्स मिशन भारत आया। बेसिकली इस मिशन का उद्देश्य था, ये देखिए क्रिप्स है गांधी जी के साथ। क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को अपने सहयोग के लिए राजी करना। महात्मा गांधी ने कहा भाई ये सब कुछ सिस्टम ठीक नहीं आपका, हमें स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, है ना। ये में डोमिनेंट स्टेटस दे रहे थे, बोले भाई फालतू की बात है। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के लिए क्या शब्द यूज किया? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा। भाई बोला भाई आप लोग जाने वाले हो और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्या ये बहला रहे हो, हमें डोमिनेंट स्टेटस ले लो, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो ये 1942 में भारत आया था क्रिप्स मिशन, पोस्ट डेटेड चेक का महात्मा गांधी ने। फिर देखिए जी, दुर्गा भी हमने नवरात्र हमने सेलिब्रेट किया। तो ये कहता है देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्र मनाया जाता है। 9 दिन नवरात्र में माँ दुर्गा का सभी का आह्वान किया जाता है, अलग अलग दिन। तो कहता है उस दौरान किया जाने वाला एक गरबा नृत्य है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा गरबा नृत्य। तो ये कहता है गरबा नृत्य किस राज्य से रिलेट करता है? देखो ये महिलाएं गरबा ऐसे करती हुई नाचती हैं। तो ये आप पता है गरबा गुजरात, है ना। आजकल तो जैसे कल्चर फैल रहा है, हर शहर में गरबा नाइट होती है जहाँ पर लोग, है ना, जाकर गरबा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात, है ना। गुजरात में ये गरबा नृत्य किया जाता है ना। ये माँ दुर्गा से रिलेट करता है, जिसमें नवरात्र त्यौहार के दौरान ये किया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा गुजरात। अगला, गोलकुंडा किला। लो भाई हम गोलकुंडा में पहुंच गए हैं। गोलकुंडा किले का किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? ये गोलकुंडा का किला है। तो इसका सही आंसर, गोलकुंडा किले का निर्माण कब गया था? एक था काकतीय वंश, है ना। ये तेलंगाना के पास एक जगह है वारंगल। तो वहां पर ये 13वीं शताब्दी में एक राजवंश था काकतीय, है ना। इनको काकती माता का बोलते थे, ये फिर उसके संरक्षण है हमारा, तो इसलिए इसको काकतीय राजवंश कहलाते हैं। तो काकतीय जो राजवंश है उनके समय ये गोलकुंडा किला बना गया था। काकतीय राजवंशों की सबसे बड़ी जो विशेषता थी, इन्होंने जो है सिंचाई व पेयजल के लिए बढ़िया नहरी सिस्टम एक तैयार कर रखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ना, करंट अफेयर्स में भी आता है कि भाई जो काकतीय राजवंश है वो किस लिए जाना जाता है? वो जाता है अपने सिंचाई
और पेयजल के लिए जो उन्होंने सिस्टम बनाया उसके लिए काकतीय जाना जाता है। और इसके अलावा जो गोलकुंडा जो किले का निर्माण है वो भी काकतीय राजवंश के दौरान ही किया गया था। अगला, किस वर्ष, देखिए अभी आपको बताया ओबीसी से रिलेटेड सवाल आ रहा है ये, है ना। द्वितीय पिछड़ा आयोग की नियुक्ति, क्वेश्चन है कि द्वितीय पिछड़ा आयोग की नियुक्ति कब हुई। देखिए द्वितीय मतलब पहला भी होगा, तो पहला जो पिछड़ा आयोग था, पहला पिछड़ा आयोग, एक द्वितीय पिछड़ा आयोग, ठीक है। तो पहला पिछड़ा आयोग बना था 1953 में, ठीक है, 1953 में। काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे। और ये बना 1979 में। बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा आयोग बना था। उस समय मोरारजी देसाई जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि वे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, अदर बैकवर्ड क्लास जिन्हें कहते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जांच करने के लिए 2 आयोग बने थे। पहला पिछड़ा आयोग 1953 बना काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ये देखो काका, और दूसरा बना पिछड़ा आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता 1979 में, है ना। तो इसका सही आएगा 979। द्वितीय पिछड़ा आयोग की नियुक्ति थी 1979 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में थिरुमलाई नायकर महल है, ठीक है। तो थिरुमलाई नायकर शहर, देखो ये बड़ा सुंदर फोटो है, यहाँ पर आप घूम कर जा सकते हो। तो ये कहाँ है, ये मदुरई में। इसका सही आंसर क्या है, मदुरई। मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसका, मंदिरों का शहर। यहाँ पर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भी है ना, मीनाक्षी मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा थिरुमलाई नायकर महल भी कहाँ स्थित है, ये है मदुरई, है ना। ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में, है ना। मीनाक्षी मंदिर, मंदिरों का शहर मदुरई को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है मदुरई। हिस्ट्री से सवाल आ रहा है कि मालाबार विद्रोह, है ना, मालाबार विद्रोह किस वर्ष मालाबार के दक्षिण तालुका में फूटा था। देखिए मालाबार क्या है, जो केरल का जो तट है ना हमारा भारत में, केरल के जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार। जैसे कि जो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत में जो ये जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। तो यहाँ पर क्या है, एक है ना, लोग रहते हैं मोपला ज्यादातर मुस्लिम किसान है। तो इन्होंने क्या किया था, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921 में, तो एक सशस्त्र विद्रोह किया था, तो इसका सही आंसर 1921। तो 1921 में मालाबार में ये विद्रोह हुआ था, मालाबार रेबेलियन ऑफ 1921। मालाबार में मोपला क्या थे, मोपला वो किसान थे। उन्होंने 1921 में ये एक सशस्त्र विद्रोह किया था, जिसको कहा जाता है मालाबार विद्रोह, है ना। 1921 में उसी समय देश में असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। सांची का स्तूप भी अगला क्वेश्चन आया है। सांची स्मारक सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है, किस राज्य में स्थित है। सबको पता है भाई, आपको भी पता है सांची का स्तूप का है मध्य प्रदेश में, है ना। तो सांची के स्तूप के बारे में हम देखें तो जो सांची का स्तूप है ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने, है ना, मौर्य सम्राट अशोक ने। देखो कितना पुराना है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व ये बनाया था। तो ये देखो, ये रहा सांची के स्तूप का फोटो, कितना सुंदर है सांची का स्तूप। स्तूप क्या होता है, बौद्ध धर्म में जैसे कि हिंदू धर्म में होता है मंदिर, वैसे ही बौद्ध धर्म में होता है स्तूप। स्तूप में कोई मूर्ति नहीं होती। इसमें क्या होता है कि स्तूप में ज़्यादातर होता है जो बौद्ध भिक्षु था उसके
मरने के बाद शरीर को अंतिम संस्कार के बाद जो अवशेष बचता है वो इसमें रखा जाता है, या फिर उससे रिलेट कोई उसकी यूज की गई कोई वस्तु को स्तूप में रखा जाता है। आपको पता है जब गौतम बुद्ध का जब देहावसान हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, तो मल्लों ने उनका बड़ा अच्छे से अंतिम संस्कार किया, तो उनको भी ऐसे 8 बांट लिया था उन्होंने अपने भागों में। बाद में उसके ऊपर भी स्तूपों का निर्माण किया गया, है ना। तो स्तूप होता है वही एक तरह से पूजा गृह कह सकते हैं इसको। और ये सांची का जो स्तूप है ना, 1989 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित कर रखा है, सांची के स्तूप को। ये सम्राट अशोक ने बनाया था और ये मौर्य राजा ने बनवाया था, और ये है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, इटाई रोग, है ना। देखो अब रोग आगे भाई कुछ रोग भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इटाई रोग किस तत्व की विषाक्तता के कारण होता है? देखो आर्सेनिक की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? आर्सेनिक रोग होता है भाई, है ना। लेड, सीसा की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? लेड। और मरकरी की अधिकता के कारण होता है मिनीमाता या मिनीमाता रोग होता है। और कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। आर्सेनिक ज़्यादातर, है ना, हमारे देश में जहाँ भी प्रदूषित पानी होता है, अगर आर्सेनिक की मात्रा है तो आर्सेनिक रोग होता है। शीशे की मात्रा ज़्यादा है तो लीड सीसा रोग होता है। और मरकरी की ज़्यादा मात्रा हो जाए तो मिनीमाता रोग हो जाता है। और कैडमियम अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? इटाई रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के बारे में क्वेश्चन आ रहा है भाई। अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो एक शाही कवि थे। शाही कवि का मतलब है कि दरबार में रहते थे। किस सूफी संत के शिष्य थे? तो आपको पता है क्या वो मोहम्मद मारवी के शिष्य थे, फरुखुद्दीन गजशंकर, शेख सलीम सिद्दी या सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया? वे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये देखिए अमीर खुसरो का फोटो। अमीर खुसरो क्या थे? देखिए अमीर खुसरो के बारे में कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अमीर खुसरो क्या था? अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो तोताए हिंद इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पुस्तकों में, अपने साहित्य में, अपने जो भी लिखा राइटिंग में इतना वर्णन किया है भारत की तारीफ में कि इसलिए इनको तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने ही कव्वाली, जो हम सब गाते हैं, कव्वाली सुनते गाते हैं, कव्वाली को प्रचलित करने का श्रेय इनको जाता है। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा ही माना जाता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी की, अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके दरबारी कवि थे, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में दरगाह है निजामुद्दीन औलिया की, तो निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को एक और श्रेय जाता है कि इन्होंने खड़ी बोली में, जिसका आज हिंदी भाषा है जो है वो खड़ी बोली से ही आई है, खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। तो खड़ी बोली में सबसे पहले कविताएं लिखने का काम किया ये था अमीर खुसरो ने, ये काम शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था भाई? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को घटना है भाई हल्दी घाटी। तो ये कब हुआ? 1576 में, है ना। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, है ना, और दूसरी तरफ था ना अकबर की सेना थी, मुगल सेना। तो महाराणा प्रताप और अकबर की जो सेना है उनके बीच एक लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी में, है ना। उस समय जब मुगल सारे भारत पर कब्जा कर रहे थे तो उस समय क्या था, राजपूत लोग, है ना, वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर पा रहे थे, लेकिन केवल महाराणा प्रताप जैसे कुछ लोग थे जो उस समय भी अपना बिगुल बजाए हुए थे कि हम आज़ाद रहेंगे। तो महाराणा प्रताप ने, इसीलिए महाराणा प्रताप बिगुल बजाए रखा अपना कि, और उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध उनसे
लड़ा मुगलों से, है ना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें अकबर की विजय हुई, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं इसमें जीत हुई थी महाराणा प्रताप की, कुछ कहते हैं अनिर्णित हुआ। अनिर्णित हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप है वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उनकी उस लड़ाई में उनकी डेथ तो हुई नहीं, तो ये नहीं कह सकते कि उनकी उसमें हार हुई थी। बैंकों को केंद्रीय बैंक, देखिए क्वेश्चन आया इकोनॉमिक्स का, बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत होता है, उसे कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। यानी कि बैंकों को है ना एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं CR, कैश रिजर्व रेशो। भाई आप बैंक चल रहा है, बैंक कल को भाग जाए डूब जाए तो जो उसके अंदर जो धारक हैं, खाता धारक, उनको पैसा कौन देगा? तो RBI कहते हैं कुछ पैसा आप हमारे पास रखो, ठीक है। तो एक होती है रेपो रेट, ये वह दर है, वह दर जिस पर, है ना, जिस पर बैंक RBI से लोन लेते, RBI से ऋण लेते या पैसा लेते हैं। देखिए बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो बैंक ये पैसा किससे लेंगे? RBI से। अब RBI क्या है? RBI उनको फ्री में तो देगा नहीं, तो RBI कहेगा भाई हम आपको पैसा दे देंगे, बदले में हमें आप क्या दे दो, हमें कोई ब्याज दे दो। तो जो पैसा, जो बैंक है वो RBI से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसको कहते हैं रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो क्या हुआ फिर? देखो कई बार फिर RBI को भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो RBI जिस दर से बैंकों से ऋण लेता है, तो ये RBI है, यह बैंकों को जो ब्याज, जिस ब्याज दर से पैसा लेता है ना, तो ये बैंकों को मिलेगा भैया, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या हुई कि RBI है वो पैसा अब उनसे लेगा और बदले में उनको ब्याज देगा। तो SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कहता है भाई आप बैंक है ना, आपको कुछ नकद रखना पड़ेगा, यानी कि कुछ तरलता रखना पड़ेगा, या आप सोने में रख लो, है ना, या कोई प्रतिभूति बॉन्ड वगैरह, सरकारी बॉन्ड ऐसा में कुछ रख लो, तो कुछ आपको तरलता अपने पास बनाए रखना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं SLR, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। निम्न में से किस लेखक ने, क्वेश्चन आया है कि किस लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास लिखा है। तो ये उपन्यास लिखा है, ये आपके सामने है, ये है अरुंधति राय। किसने लिखा है? ये अरुंधति राय ने। ये उपन्यास इसलिए फेमस है क्योंकि इसके लिए इसको उनको बुकर प्राइज मिला है, बुकर पुरस्कार। आपको पता है बुकर जो पुरस्कार है वो इंग्लिश भाषा के उपन्यास को दिया जाता है, तो 1997 में इनको बुकर प्राइज मिला था। ये बुकर प्राइज उसी को दिया जाता है जो इंग्लिश भाषा में कोई उपन्यास लिखता है, इंग्लिश भाषा में, तो उसको बुकर प्राइज मिलता है। भारत के बहुत सारे लेखकों को मिला है बुकर प्राइज, है ना। अभी आपने देखा एक हिंदी का उपन्यास था रेत समाधि, उसको भी ये बुकर प्राइज मिला है। गीतांजलि श्री का लिखा हुआ हिंदी भाषा का उपन्यास, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था, है ना, तब इसको, लेकिन मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था। तो गौरव का विषय है कि हिंदी भाषा के उपन्यास को बुकर प्राइज मिला जिसका नाम है रेत समाधि। तो इसका सही आंसर क्या है? अरुंधति राय। लो भाई, कौन सा मेघालय का एक फसल उत्सव है? मतलब त्योहार आ रहे हैं, इन जनजातियों के एक त्यौहार हो रहा गया, है ना। निम्नलिखित में से कौन मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव है? चापचरकूट हम पढ़ चुके हैं, है ना, वारंगल, लोसार और हम्पी। तो इसका सही आंसर है वांगल। सही आंसर क्या है? वांगल। तो ये मेघालय का एक त्यौहार है ना, फसल उत्सव पर मनाया जाता है मेघालय का त्यौहार, है ना। चापचरकूट क्या है? ये मिजोरम का त्यौहार है, मिजो लोगों द्वारा मनाया जाता है। लोसार क्या है? ये एक तिब्बती नव वर्ष है भाई। लोसार त्यौहार क्या है? ये एक तिब्बती नव वर्ष त्यौहार है। हम्पी क्या है? ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक त्यौहार
है ना। तो ये देखिए वांगल त्यौहार ये लोग मना रहे हैं, मेघालय में मनाया जाने वाला एक त्यौहार, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, ये थी आज की हमारी कक्षा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत इन क्वेश्चनों से मदद मिली होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते भी होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं भी आते होंगे, लेकिन आपने ये सारे पढ़ जाने हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे हैं, कई सालों से आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप उनको भी पढ़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले उस ज्ञान को लेते रहिए। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा आपको समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली परीक्षाओं में ये आपकी मदद ज़रूर करेगा और आगे भी हम ऐसी आपके क्वेश्चन आपके सामने लेते आ रहेंगे ताकि आपकी परीक्षा में आपकी मदद कर सकें।